जय हिंद सभी को। आप लोगों को पिछले कुछ समय से दिक्कत हो रही वीडियो मिलने में, वो दिक्कत मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, वो दिक्कत मैं सॉल्व करा दूंगा बहुत जल्दी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, तो वॉइस प्रॉब्लम को दूर करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वो आपका जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे बेहतर क्लास आपको मिलेगी, और भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हम लोग लास्ट टर्न में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले टर्न में जो हम लोगों ने पढ़ा था, पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पाचन तंत्र या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र, सबसे पहली बात कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ होती है। दूसरा क्वेश्चन, पाचन तंत्र के अंतर्गत कितने भाग आते हैं, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं। एक भाग आपका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, आहार नाल के विषय में, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जिसे कहा जाता है पाचक ग्रंथियां। दो टॉपिक यानी दो भाग इसके हैं पाचन तंत्र के। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से करता क्या है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत होता क्या है, जो भी आपके जटिल अणु हैं वो सभी जटिल अणु टूट जाते हैं किसमें, सरल अणुओं में। तो जो भी जटिल अणु है वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अब हमने बताया था ये जटिल अणु क्या होंगे, तो जटिल अणु के बारे में हम लोग जान गए थे कि जटिल अणु जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आपके किसके अंतर्गत आता है, तो ये जटिल अणु के अंतर्गत आता है। फिर हमने बताया था ये जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं, तो सरल अणु में जो तत्व तोड़ता है, तो इन जो तत्व तोड़ेगा या जो पदार्थ तोड़ता है उसे किस नाम से जानते हैं, हमने बताया था उसे एंजाइम कहते हैं। वसा को तोड़ने वाला, सरल अणु में तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, तो वसा के संबंध में एक वर्ड हमने और यूज किया था, लिपिड। तो वसा या लिपिड को सरल अणु में तोड़ने वाले एंजाइम को किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग सभी लोग को पता भी है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेज कहा जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन को सरल अणु में तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, प्रोटेज। वसा के बारे में बताइएगा, ध्यान आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया, पन्ना न पलटो, इसको ऐसे बताओ। वसा को तोड़ने वाले एंजाइम को कहा जाता है लाइपेज। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आए आहार नाल में। आहार नाल में हमने बताया आपको, आहार नाल का सबसे पहला भाग आता है मुख। इसके बाद अगला भाग आता है आहार नाल का, जिसे हम लोग जानते हैं ग्रसनी के नाम से। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगला भाग इसका आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय। तो ये आपके आहार नाल के भाग हो गए। तो सबसे पहले भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पाचन की क्रिया आपकी प्रारंभ होती है कहाँ से, मुख से। दूसरा, पाचन की क्रिया किस अंग में नहीं होती, तो पाचन आपका ग्रसनी में नहीं होता। आमाशय, आमाशय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुख के बाद भोजन सीधे कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में। इसके बाद अगले क्वेश्चन हमने बताई आपको कि मुख में भोजन को किस नाम से जानते हैं, तो मुख में भोजन को कहा जाता है बोलस। जबकि यहीं से हमने बताया आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, तो आमाशय में भोजन को कहा जाता है काइन। ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग आगे पहुंचे और आगे हम लोगों ने मुख के संबंध में पढ़ा। तो मुख में ही आपकी पाई जाती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथियां। और ये लार ग्रंथियां जो, इनकी संख्या कुल कितनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा कि लार ग्रंथियों की कुल संख्या कितनी है।
इसमें से हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी लाल ग्रंथियां जीभ के ऊपर होती हैं और कितनी लाल ग्रंथियां जीभ के नीचे होती हैं, तो ये पढ़ चुके थे। इसके बाद मुख में हम लोग आगे चल रहे थे, तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे दांत के विषय में। दांत के विषय में हमने बताया कि मानव के 20 दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए दांतों को द्विज भी कहा जाता है। यानी दांतों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दांतों को हम लोग द्विज के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने आगे पढ़ा कि दांतों को द्विज के नाम से जानने के साथ साथ दांतों को इंग्लिश में और किस नाम से जाना जाता है, तो दांत को और नाम दिया जाता है, मानव को हेट्रोडोंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हेट्रोडोंट के नाम से भी इसे जानते हैं। मानव को इसीलिए क्या कहा जाता है, तो मानव को इसीलिए कहा जाता है हेट्रोडोंट, या मानव को इसीलिए कहा जाता है गर्तदंती। तो ये सारे पॉइंट हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं दांतों के बारे में। चलिए अब दांतों के बारे में देखते हैं। देखिए दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहली बात तो दांत के बारे में हमने बताया, वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मानव में दांत होते हैं 32। हमने बताया इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें 16 ऊपर और 16 दांत नीचे। अब इसको विभाजित करते हैं। विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से देखते हैं, 16 ऊपर लेंगे और 16 नीचे। इस तरीके से हम लोग ने विभाजित कर लिया 16 और 16। 16 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, 8 और 8, 8 और 8। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे आगे 1 और ये 2, तो ये 1 और 1 टोटल कितने दांत हो गए, 2। इनको नाम दिया जाता है इंसीजर्स। या इनको इंसाइजर्स भी कहा जाता है। इन्हीं को हिंदी में कहते हैं कृंतक। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दंत सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। दंत सूत्र या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं टीथ फॉर्मूला। अब इसको भी हम लोग बनाते चलते हैं टीथ फॉर्मूला। तो यहाँ पर इंसाइजर्स का क्या लेंगे हम लोग, इंसाइजर्स का आई। इस तरीके से पहले सबसे पहले लिया आई। आई कितने, 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आपको किसी दांत की कुल संख्या निकालनी हो तो उसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग इंसाइजर्स यानी कृंतक का निकाले संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणते 4 कितनी होगी, 8। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको 4 भाग में तोड़ करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 अब कितने गुणा होगा, 1 2 3 4, 4 का गुणा करेंगे टोटल संख्या इनकी कितनी आ गई, तो कृंतक कितने होते हैं टोटल, 8। इसके बाद अगला यहाँ से ये एक दांत इस तरीके से होता है, ये सिर्फ एक ही होता है, इसको कहा जाता है कैनाइन। या इसी को कैनाइन को ही एक नाम और दिया जाता है, इसे रदनक कहा जाता है। रदनक संख्या कितनी, 1। यहाँ पर कैनाइन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी। संख्या कितनी, 1। यहाँ पर इसकी कुल संख्या निकाला तो कितनी आ जाती है, 1 गुणते 4 कितने हो गए, 4। ये किस कौन से, तो ये हो जाएंगे रदनक। तो रदनक की कुल संख्या 4। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। तो यहाँ से
एक, दो, एक और एक, दो। तो ये दो दांत और होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्री मोलर, यानी हिंदी में अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक कहा जाता है। संख्या कितनी? दो। तो प्री मोलर के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे? पी संख्या कितनी? दो। यहाँ पर कुल संख्या निकालें तो कुल संख्या निकलती है दो गुणते चार, कितने हो गए? आठ। प्री मोलर को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है अग्र चवर्णक। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद यहां से एक, दो, तीन, तीन दांत यहाँ पर आगे होते हैं। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो तीन ये हो गए। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मोलर। मोलर यानी हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसे कहा जाता है चवर्णक। मोलर या चवर्णक। यहाँ पर मोलर के लिए क्या यूज करेंगे? एम। संख्या कितनी? तीन। यहाँ पर कुल संख्या निकालेंगे मोलर की, तो मोलर के लिए एम। कितने दांत? तीन गुणते चार, चार टाइम 12। ये क्या कहे जाएंगे? चवर्णक। तो इनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 12। अब जरा टोटल काउंट करिए। 8 4 12 और 12 24 और 8 32। तो वयस्क मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका दंत सूत्र या टीथ फार्मूला भी आपका बन चुका है। एक तरीका इसे लिखने का ये है, एक तरीके से ये और लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ICPM अपॉन 21 23। ये हो गया। या इसी को लिख सकते हैं ICPM अपॉन ICPM इक्वल में इधर लिख सकते हैं 21 23, 21 23। ये आपका इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दंत सूत्र में यदि 4 का गुणा कर दें तो भी सीधे सीधे पूरे दांतों की संख्या निकल आएगी। कैसे देखोगे? तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। कितने हो गए? 8 इंटू 4, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 32। अगर आप ऊपर का निकालना चाहो तो ऊपर निकालने के लिए 2 का गुणा और नीचे निकालने के लिए 2 का गुणा, ये भी कर सकते हैं। अब ये उम्मीद है आपको यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे के पॉइंट बताएंगे। चलिए अब इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में दांतों की संख्या हम लोग पहले पढ़ चुके थे, कितनी होती है? 20। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्ल दाढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो अक्ल दाढ़ इस लास्ट वाले को कहा जाता है, इसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है, जो कि आपकी 22 से लेकर 27 वर्ष की आयु के बीच में निकलती है सामान्यतः। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े मुख का। मुख में हम लोगों ने दांत कंप्लीट कर दिया। लार ग्रंथि ये भी कंप्लीट हो चुका। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो कुल संख्या इनकी हमने बता दी, 3 होती। अगली बात एक पूछा जा सकता है आपसे कि लार में निम्न में से क्या नहीं होता? तो देखिए लार में क्या क्या होता है।
लार में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, जिसमें पहला है H2O यानी कि जल। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है टाइलिन। टाइलिन या इसी को कहीं कहीं पर एमाइलेज भी लिख दिया जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। कई बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन के नाम से। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक तीसरा एंजाइम और कौन सा पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी क्या है, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है, ये जैसे भोजन में कोई हानिकारक जीवाणु आ गए, कोई भी हानिकारक जीवाणु हुए, तो ये हानिकारक जीवाणुओं को क्या करेगा, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। ये भी याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला टॉपिक पे आते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान लगभग 6.8 होता है। दूसरी बात कि स्टार्च को माल्टोज में ये बदलता है, तो ये किसका पाचन हो रहा है, ये पाचन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। और कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है, ये भी लिख लीजिएगा। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक आते हैं। यहाँ पर हम लोगों का मुख हो गया। ग्रसनी हमने बताया, ये सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और तीसरा आता है भोजन आमाशय। अब हम लोग अगली हेडिंग डालिएगा, बात करेंगे आमाशय को। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम हटा दें। देखिए, अगली बात आती है आमाशय से। तो आमाशय में मुख्य रूप से क्या क्या हमें पढ़ना है। आमाशय में पहली बात जो हमें पढ़नी है, जो लोग पहले पढ़ चुके, कि आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है। तो आमाशय में भोजन को कहा जाता है काई। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा भोज्य पदार्थों में किस भोज्य पदार्थ का पाचन या किस जटिल अणु का विभाजन आमाशय में होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। अगली बात, कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या यहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन के लिए आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। अगली बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमाशय की दीवारों पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आमाशय की दीवारों पर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है जठर ग्रंथि। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है, जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को किस नाम से जानते हैं। तो जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को जठर रस, या इसी को इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको और ओपन करें, और अगला जो डिस्क्रिप्शन हम देने जा रहे हैं
वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, या किसी किताब में ना मिलने के साथ साथ उसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि वहां से जब क्वेश्चन बनता है तो 99% बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाते। नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जठर ग्रंथि के बारे में। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, देखिए जठर ग्रंथि में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथि में आपकी मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं, इनके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। पहली कोशिका जिसे कहा जाता है गॉबलेट सेल या गॉबलेट कोशिका पहली। इसके बाद दूसरी कोशिका जो आती है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरी कोशिका को नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम बताते हैं दूसरी कोशिका को। इसे कहा जाता है पेप्टिक सेल। और तीसरी कोशिका इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं आपकी जठर ग्रंथि में पाई जाती हैं। अब अगली बात आती है कि गॉबलेट सेल किसका स्राव करती है, पेप्टिक सेल किसका स्राव करती है, और अगला ऑक्जेंटिक सेल किसका स्राव करती है। तो नोट कर लीजिएगा। तो पहले का आंसर लिख लीजिएगा, ये स्राव करती है जिस पदार्थ का, उसे कहा जाता है श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है। दूसरा लिखा हुआ है पेप्टिक सेल किसका स्राव करती है, तो ये एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिन, या इसी को कई जगह पेप्सिनो जेन भी लिख दिया जाता है। ये पेप्सिनोजेन या पेप्सिन का स्राव करती है। तीसरा ऑक्जेंटिक सेल किसका स्राव करती है, तो ऑक्जेंटिक सेल स्राव करती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में किस अम्ल द्वारा भोजन का पाचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगली बात, ये पेप्सिनोजेन या पेप्सिन करता क्या है, तो अभी आपने पढ़ा कि आमाशय में किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, तो ये प्रोटीन का पाचन होता है। और ये कौन सा एंजाइम पाचन करता है, तो ये पेप्सिन करता है। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है सरल अणुओं में। तो ये नोट करिएगा जरा, इसी के आगे पूरा पॉइंट लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को
पेप्टोन पेप्टोन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहीं से इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग परेशान ना होइएगा, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वॉइस से रिलेटेड या अन्य, वो सब आपकी बहुत जल्दी दूर होने वाली और बहुत अच्छी क्लासेस चलने वाली। जो भी आपकी गैपिंग हो रही वो हम सब पूरी कर रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।